औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आज से लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी नोमेनक्लेचर को करना सीखेंगे आज से, और आयुपैक सिस्टम के तहत इसकी नोमेनक्लेचर को सीखेंगे। सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह पढ़नी है तो ये इससे पहले भी आपको बताया जी कि आप स्टेप वाइज पढ़ेंगे हम। और जो हमारा पहला स्टेप है उस पहले स्टेप के अंदर हम नोमेनक्लेचर सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। जब नोमेनक्लेचर सीख जाएंगे तो उसके बाद हमने केमिकल प्रिपरेशन सीखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से बनाया जाता है। उसी के साथ हमें क्या सीखना है जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उसके केमिकल रिएक्शन सीखेंगे। जब केमिकल रिएक्शन सीख जाएंगे तो फिर हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल आर्टिकल्स होंगे जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स और यूजेस हैं। इनको सीखने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुकम्मल हो जाएगी। तो हमने किससे स्टार्ट करना है? नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करना है। तो आज से हम आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर है और इस पहले लेसन के अंदर जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है जी ग्रीक न्यूमेरल्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये जो हमारा लेसन है इसके अंदर हमें ये सीखना है जी कि न्यूमेरल्स क्या है। न्यूमेरल्स बेसिकली नंबर्स होते हैं। तो कार्बन एटम्स को किस तरह से ग्रीक लैंग्वेज के अंदर नाम दिया जाएगा। जिस तरह हम 1, 2 या 3 कहते हैं तो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर 1, 2 और 3 को क्या कहते हैं, क्योंकि नोमेनक्लेचर को आपने ग्रीक लैंग्वेज के अंदर करना होता है। तो ये बात हम सीखने जाएंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, जिसके अंदर आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएंगे और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएंगे। दोनों के फॉर्मूला लिखना सीखेंगे और दोनों के नाम लिखना सीखेंगे। तो एक फंडामेंटल लेक्चर है, एक बेसिक लेक्चर है नोमेनक्लेचर्स को करने के लिए। सबसे पहले तो ये देखना है जी कि ये IUPAC, इसको IUPAC भी कहते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको आयुपैक भी कहते हैं, दोनों अपनी जगह सही है। तो ये IUPAC है क्या, ये आयुपैक है क्या, इसको हम देखते हैं जी। तो बेसिकली इट इज, ये शॉर्ट फॉर्म है और इस शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो आई है, आई का मतलब है इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड और सी का मतलब केमिस्ट्री। तो बेसिकली आयुपैक या IUPAC का मतलब क्या है जी? ये कुछ नहीं है जी, एक यूनियन है और इस यूनियन का नाम क्या है जी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसका काम क्या है जी? इसका काम है जी रूल्स बनाना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को की नेमिंग करने के लिए। तो IUPAC क्या है? सिर्फ एक यूनियन है और जिसकी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म IUPAC थी, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। फुल फॉर्म क्या है जी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है जी? तो नोमेनक्लेचर का मतलब है कंपाउंड्स को नेम देना। तो नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स को आप क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो IUPAC नोमेनक्लेचर का मतलब ये है जी कि IUPAC आपकी एक यूनियन है और वो यूनियन क्या करती है जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए कुछ रूल्स बनाती है और उस रूल्स के तहत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखे जाते हैं। तो आपने वही रूल्स पढ़ने हैं कि जिनके तहत आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखना सीख लें। तो ये क्या कहलाएगी? ये आपकी IUPAC नोमेनक्लेचर कहलाएगी, ये आयुपैक नोमेनक्लेचर कहलाएगी जो आप सीखने जा रहे हैं तमाम की तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब सवाल यह है जी कि जरूरत इसकी क्यों पेश आई और पहले क्या होता था, तो ये बात भी अभी हम सीखेंगे। तो लिखा है जी कि क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज्यादा है, शुरू के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम थे तो कॉमन नेम से काम चला लिया जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी बढ़ना शुरू हुई तो अब मसला ये हुआ है कि इन सारे के सारे कंपाउंड्स को किस तरह से नाम दिया जाए और वो नाम ऐसे दिए जाएं कि वो याद भी रहें। कुछ कंपाउंड एक ही फैमिली से भी बिलोंग करते थे। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फैसला किया गया जी कि कोई रूल्स तय किए जाए और उन रूल्स के तहत इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिए जाए। तो टाइमलाइन क्या है इस नोमेनक्लेचर की? तो सबसे पहले 1882 के अंदर इस बात का फैसला किया गया जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिए जाएंगे और उसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाएंगे। और ये जो सिस्टम है इसको IUPAC नहीं कहते बल्कि ये कहलाता था जेनवा सिस्टम फॉर नोमेनक्लेचर। तो इस जेनवा सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के जरिए कुछ रूल्स बनाए गए और उन रूल्स के जरिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिया गया। 1930 के अंदर
इस सिस्टम को मॉडिफाई किया गया और इसका नाम रख दिया गया है IUC नोमेनक्लेचर। आई का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन और सी का मतलब है केमिस्ट्री। तो ये IUC पहले बनी, यानी पहले जो यूनियन बनी उसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। इसने इस जेनेवा सिस्टम को मॉडिफाई किया और नोमेनक्लेचर के कुछ नए रूल्स को दरियाफ्त किया। उसके बाद 1960 के अंदर ये यूनियन भी खत्म हो गई और इसके बाद नई यूनियन आ गई जिसने नोमेनक्लेचर को फर्दर इम्प्रूव किया और आज भी आप उसके उसी की नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं और वो है जी IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो आज तक राइज है और जो मजीद इम्प्रूवमेंट भी हुई है वो इसी के अंडर में हुई है। तो आप जो नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं वो IUPAC नोमेनक्लेचर है और इसकी जो बेसिस हैं वो क्या है जी, अल्केन है। तो आज अब अल्केन की नोमेनक्लेचर्स को आप देखेंगे क्योंकि इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन होंगे, जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप आते जाएंगे, तो उसका जो बराह रास्त ताल्लुक होगा वो किसकी नोमेनक्लेचर से होगा, अल्केन की नोमेनक्लेचर से होगा। तो आज ये तमाम बातें आप सीखेंगे जी, आज आप अल्केन की नोमेनक्लेचर भी सीखेंगे। तो इस अल्केन की नोमेनक्लेचर को बहुत तवज्जो से सीखिएगा बिकॉज इट इज द बेसिस ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो पहले क्या होता था जी, हाउ कंपाउंड्स आर नोन बिफोर IUPAC नोमेनक्लेचर। तो पहले कंपाउंड को यानी IUPAC नोमेनक्लेचर से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से जाना जाता था, किस तरह से पहचाना जाता था, ये यकीनन आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। तो इसका जवाब क्या है जी, उनके ट्राइबल नेम के जरिए या उनके कॉमन नेम्स के जरिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दरियाफ्त होते थे उसकी प्रॉपर्टीज को देखा जाता था और उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए फिर उसका नाम रख दिया जाता था। और वो जो नाम होता था वो क्या होता था, ये कॉमन नेम होता था। और क्योंकि कॉमन नेम्स अब इतने सारे नहीं रख सकते और फिर याद नहीं रख सकते, इसलिए फिर IUPAC सिस्टम की जरूरत पड़ी। अब मैं मिसाल देता हूँ जी कि किस तरह से ट्राइबल नेम या कॉमन नेम रखे जाते थे। तो पहली मिसाल है जी मीथेन की। तो मीथेन जिस जो IUPAC सिस्टम के तहत नेम है, इसको मार्श गैस कहा जाता था और मार्श गैस क्या है जी, इसका कॉमन नेम है। तो क्योंकि ये गैस होती थी इसलिए इसको आप गैस कहते हैं और मार्श गैस इसलिए कहते थे क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस से मिलती थी। तो मार्शी प्लेसेस का मतलब होता है दलदल जैसी प्लेसेस जो होती हैं, दलदल जैसी जगहें जो होती हैं, नर्म जगहें होती हैं, पोपली जगहें होती हैं, उसको मार्शी प्लेसेस कहते हैं। तो उससे ये गैस निकलती थी, इसलिए इस गैस का नाम क्या रख दिया गया, मार्च गैस रख दिया गया, जो इसका क्या नाम था जी, कॉमन नेम था। जबकि मीथेन, इस बात का ख्याल रखिएगा कि मीथेन इसका IUPAC नेम है। इसी तरह इथेनोइक एसिड, ये आपका IUPAC नेम है किसका जी, एसिटिक एसिड का। तो क्योंकि एसिटिक एसिड सिरके में यानी विनेगर के अंदर पाया जाता था और विनेगर को क्या कहते थे जी, एसिड कहते थे, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, एसिटिक एसिड रख दिया गया। इसी तरह ब्यूटानोइक एसिड है, ये भी IUPAC सिस्टम के तहत नेम है और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है जी, ब्यूट्राइक एसिड है। और ब्यूट्राइक एसिड क्योंकि बटर से हासिल होता था और बटर को ब्यूटायर कहते थे, इसलिए इस एसिड का नाम क्या रख दिया गया था, ब्यूट्राइक एसिड रख दिया गया था। तो ये सारे के सारे जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं यानी मीथेन, इथेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड और बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो भी दरियाफ्त हुए थे इनको इनके कॉमन नेम से पहचाना जाता था। कोई सिस्टम नहीं था, कोई कन्वेंशन नहीं था। जब इन कंपाउंड की तादाद बढ़ना शुरू हुई तो फिर कन्वेंशन बनाया गया, फिर सिस्टम बनाया गया, फिर रूल्स बनाए गए, फिर उसको आगे मॉडिफाई किया गया और आज जो आप रूल्स पढ़ने जाएंगे वो IUPAC सिस्टम के तहत है। तो नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं वो आप IUPAC सिस्टम के तहत या IUPAC नोमेन सिस्टम के तहत आप पढ़ेंगे। तो जो हमारा बेसिक आर्टिकल है, तो नोमेनक्लेचर क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, IUPAC क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारा असल टॉपिक है जिस पे आज हमें मेहनत करनी है और जो हमें सीखना है, और वो क्या है जी कि व्हाट आर द ग्रीक न्यूमेरल्स फॉर द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स को जो गिनते हैं उनको गिनने के बाद ग्रीक तरीके से यानी ग्रीक लैंग्वेज के अंदर उनके क्या नाम है ये आपने याद रखने हैं और पूरी कोशिश करनी है कि शुरू के 10 कार्बन के नाम आपको याद हो जाएं। ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह इंग्लिश के अंदर आप 1 से लेकर आपसे अगर 10 तक काउंट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि भाई उर्दू में सुनाओ तो आप क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब आपने ये कार्बन की जो नंबरिंग करनी है ना वो इंग्लिश में करनी है ना वो उर्दू में करनी है, वो किस लैंग्वेज में करनी है, ग्रीक लैंग्वेज में करनी है और वो भी अब मॉडिफाइड फॉर्म में आपने करनी है। तो ये नंबर्स हम सीखेंगे, आप इसको मेरे साथ रिपीट भी कीजिएगा और इसको याद भी रखिएगा क्योंकि ये आगे तमाम के तमाम लेक्चर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है।
तो ये आपने याद रखनी है ताकि आपको आगे की नोमेनक्लेचर को करना, इसको समझना आसान हो जाए। तो अगर एक कार्बन मौजूद हो तो वन को जो ग्रीक लैंग्वेज है उसके अंदर अन कहते हैं, लेकिन जो राइज है वो अन नहीं है बल्कि वो क्या है जी, मिथ है। तो आप क्या याद रखें, आप ये याद रखें जी कि अगर एक कार्बन होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, मिथ कहा जाएगा। जिस तरह इंग्लिश में वन कहते हैं, जिस तरह उर्दू में एक कहते हैं। तो अब आप ये अपने दिमाग में बिठाएं जी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं एक कार्बन नजर आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे जी, मिथ कहेंगे, METH, मिथ। अगर ये दो कार्बन हो जाएंगे तो वैसे तो इसका जो ग्रीक लैंग्वेज है उसके अंदर इसको डो कहते हैं, DO, लेकिन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो राइज है वो है इथ। तो कहीं अगर आपको दो कार्बन नजर आएंगे तो दो कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाएगा जी, इथ कहलाएगा। अभी मैं फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहा कि इसके साथ कुछ और लगाऊं, अभी सिर्फ आपको काउंटिंग सिखा रहा हूं जी कि वन को आपने मिथ कहना है और टू को आपने क्या कहना है, इथ कहना है, और थ्री को आपने क्या कहना है जी, प्रॉप कहना है। तो एक कार्बन को इथ मिथ कहते हैं, मिथ METH। दो कार्बन को आप क्या कहते हैं, इथ कहते हैं। और इस तरह तीन कार्बन को आप क्या कहते हैं जी, प्रॉप कहते हैं। आगे चलें तो अगर चार कार्बन हो तो ये क्या कहलाएगा, ब्यूट कहलाएगा, BUT। पांच कार्बन हो तो ये क्या कहलाएगा, पेंट कहलाएगा, PENT। और छह कार्बन हो तो ये क्या कहलाएगा, हेक्स कहलाएगा। इसी तरह आगे चलें तो सात कार्बन को हेप्ट कहेंगे, HEPT। आठ कार्बन अगर हो तो ये कहलाएगा ऑक्ट। नौ कार्बन हो तो ये कहलाएगा नॉन, NON। और अगर 10 कार्बन हो तो ये कहलाएगा डेक। तो कम से कम यहां तक आपने लाजमी याद रखना है, मिथ एक कार्बन के लिए, इथ दो कार्बन के लिए, प्रॉप तीन कार्बन के लिए, बियोट चार कार्बन के लिए, पेंट पांच कार्बन के लिए, हेक्स छह कार्बन के लिए, हेप्ट सात कार्बन के लिए, ऑक्ट आठ कार्बन के लिए, नॉन नौ कार्बन के लिए, और डेक 10 कार्बन के लिए। इसी तरह अगर आगे जाए तो 11 को कहते हैं अनडेक। तो डेक आ गया 10 की वजह से, और मैंने क्या बताया था कि जो वन है उसको अन कहते हैं असल में, तो ये कहलाता है अनडेक। और इस तरह 12 को क्या कहते हैं, टू को डो कहते हैं, तो ये कहलाता है डो डेक। खैर आपने जो याद करना है वो कहां तक याद करना है, 10 कार्बन तक याद करना है। अच्छा जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है नोमेनक्लेचर। तो आपने एक तो ये गिनती याद रखनी है जी कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती याद रखनी है। आज अब ये बार बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये याद हो जाएगी। ये आपके लेक्चर 2 से लेकर आगे तमाम लेक्चर्स के अंदर काम आएगी, तो इसको आप याद करने की कोशिश करें। और दूसरा जो आज के लेक्चर में जो फोकस करना है वो ये फोकस करना है जी, जो कार्बन की वैलेंसी है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की वैलेंसी का आपने इंतहा से ज्यादा ख्याल रखना है। तो ये दूसरी चीज जिसको आप फोकस करें, आज से फोकस करना स्टार्ट करें और आखिर तक फोकस करें, वो क्या है जी, कार्बन की वैलेंसी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हुए याद रखनी है, या खास तौर पर नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़ते हुए जिस बात का ख्याल रखना है, वो है जी कार्बन की वैलेंसी। और कार्बन होता है टेट्रावेलेंट, और टेट्रा का मतलब होता है चार। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो चार वैलेंसी होती है। तो ये कार्बन के बॉन्ड दिखाए गए हैं, ये कार्बन के चार बॉन्ड हैं। इसका मतलब ये है कि जी कार्बन चार तरफ से बॉन्डिंग करता है, यानी कार्बन क्या होता है जी, ये टेट्रावेलेंट होता है। तो अगर ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक होता है हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं जी डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि जी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं लगा होगा। ठीक है जी। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कार्बन की अब जो वैलेंसी है उसको कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। तो कार्बन की ये पहली वैलेंसी हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई कर ली, कार्बन की दूसरी वैलेंसी को हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई किया, ये कार्बन की तीसरी वैलेंसी को हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई किया, ये कार्बन की चौथी वैलेंसी को हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई किया, और ये क्या बन गया जी, हाइड्रोकार्बन बन गया। तो जिस तरह यहाँ पर एक कार्बन था और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती थी, चार होती थी, तो आपने किस बात का ख्याल रखा कि कार्बन के चारों तरफ यानी कार्बन के पास चार हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इसी तरह आपको आगे भी ख्याल रखना है। तो ये क्या है जी, ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि जी कि कार्बन की सारी की सारी वैलेंसी को
किसने सेटिस्फाई किया हो, हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई किया हो, या दूसरा तरीका ये है जी कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, तो वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो ये भी आप आगे पढ़ लेंगे जी। तो आपने किस बात का ख्याल रखना है कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी का ख्याल रखना है जी, कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, तो कार्बन के साथ 4 एलिमेंट्स क्या हो जी जो अटैच हो, और हाइड्रोकार्बन है तो जी वो कार्बन या तो अटैच होगा या हाइड्रोजन अटैच होगा, तो वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, तो ये सैचुरेशन कहलाती है। लेकिन जो भी एलिमेंट्स अटैच होंगे उनकी कुल तादाद कितनी होनी चाहिए, अराउंड कार्बन के अराउंड 4 होनी चाहिए। अब इसको एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं, 1 से लेकर 10 तक की गिनती को देखेंगे। तो 1 कार्बन को क्या कहते हैं जी, मिथ कहते हैं। 2 को क्या कहते हैं आप, इथ कहते हैं। 3 को क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 हेप्ट कहलाता है, 8 ऑक्ट कहलाता है, 9 नॉन कहलाता है, और 10 डेक कहलाता है। तो ये गिनती आप अपने दिमाग में रख लें, क्योंकि आज के लेक्चर में इसको आपने बार बार इस्तेमाल करना है, और ना सिर्फ आज के लेक्चर में आपने इस्तेमाल करना है, अब से लेकर आप आखिर तक जितनी भी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे उसके अंदर आपको इनकी जरूरत लाजमी पड़ेगी। तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती ये याद रखना, ये अपने दिमाग में बिठा लें। इंग्लिश उर्दू के साथ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए ये तीसरे किस्म की गिनती है जिसे आपने अपने दिमाग में रखना है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं जी वो अल्कीन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जी। तो अल्क तो ये गिनती है जी जो आपने मिथ से लेकर डेक तक पढ़ी, ठीक है जी। तो ये अल्क की जगह आती है। जिस तरह मिथ है 1 कार्बन के लिए, जिस तरह प्रॉप है 3 कार्बन के लिए, जिस तरह हेक्स है 6 कार्बन के लिए, जिस तरह डेक है 10 कार्बन के लिए, तो ये सारी की सारी गिनती क्या कहलाएगी, ये आपकी अल्क कहलाएगी। अब अगर आप इसके साथ ANE लगा दें, और ये ANE क्या कहलाएगा, क्योंकि ये बाद में आ रहा है, अल्क के बाद लगा रहे हैं, तो ये सफिक्स कहलाता है, SUFFIX सफिक्स कहलाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी अल्केन। और ये अल्केन के बारे में आपने पढ़ना है जी। तो व्हाट आर अल्केन, तो अल्क तो मैंने आपको बता दिया, ये ग्रीक न्यूमेरल है, 1 से लेकर 10 तक जो आपने इस्तेमाल करना है कार्बन की तादाद को देखते हुए। और एन जो लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि अब हम जो नोमेनक्लेचर पढ़ने जाएंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पढ़ रहे हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन के अंदर क्या होगा जी, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड हो तो इसके अंदर जो सफिक्स इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है ANE। और ये क्या कहलाते हैं, ये आपके अल्केन्स कहलाते हैं। तो अल्केन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। याद क्या रखना है जी, कि आपने अल्क के साथ, और अल्क क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, अब उसके साथ आपने क्या लगाना है, एन लगाना है। और एन उस वक्त लगाएंगे जबकि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। तो अल्क प्लस एन लगाने जाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो अगर एक कार्बन होगा, और कार्बन कार्बन के दरमियान वैसे एक कार्बन के अंदर तो कार्बन दूसरा होगा ही नहीं, तो इसको आप क्या कहेंगे जी, मीथेन कहेंगे। अगर 2 कार्बन होगा और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तो ये क्या कहलाएगा, इथेन कहलाएगा। इसी तरह 3 कार्बन होंगे और सिंगल बॉन्डेड होंगे जी, तो ये प्रोपेन। 4 कार्बन को ब्यूटेन, 5 कार्बन वाले को पेंटेन, 6 कार्बन वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हेक्सेन, 7 कार्बन वाले को हेप्टेन, 8 वाले को ऑक्टेन, 9 वाले को नॉनेन, और इसी तरह 10 वाले को डेकेन। तो ANE लगाने की वजह क्या है जी, क्योंकि पूरी की पूरी चेन के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। यानी यहाँ पे अगर डेकेन की बात करें तो डेकेन के अंदर 10 कार्बन है, लेकिन इस चेन के अंदर जो 10 कार्बन है उन सब के दरमियान क्या है जी, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो ये आपका सिंगल बॉन्ड की वजह से आपने क्या लगाया है, ANE लगाया है। और ये जो आप डेक लगा रहे हैं, या जो ऑक्ट लगा रहे हैं, या जो ब्यूट लगा रहे हैं, ये कार्बन को गिन के लगा रहे हैं। तो कार्बन 4 तो आपने ब्यूट लगा दिया, पूरे का सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो आपने एन लगा दिया, ये क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये बात समझ में आएगी। तो अल्केन्स का जो जर्नल फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला है, जिसको जो अभी आप सीखेंगे। ये है जी CnH
2n+2, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। तो अल्केन्स वही होंगे जो इस फॉर्मूले को क्या करेंगे जी, सेटिस्फाई करेंगे। तो एक कार्बन की बात की जाए, एक कार्बन को क्या कहते हैं जी, मिथ कहते हैं। और क्योंकि हम फैमिली की बात कर रहे हैं, अल्केन फैमिली की, तो एक कार्बन वाला क्या कहलाएगा, मीथेन कहलाएगा। मिथ एक कार्बन की वजह से, और ANE सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। अब देखते हैं जी क्या ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है जी, n नंबर ऑफ कार्बन है, और मीथेन के अंदर कितने कार्बन है, एक कार्बन है। तो आपने n की जगह क्या रखा जी, 1 रखा, तो C1 आ गया, 1 यहाँ पे मेंशन नहीं किया। और यहाँ पे अगर आप 1 रखें तो 2 1 2 + 2, तो जवाब क्या आ रहा है जी, 4 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जी मीथेन का जो जनरल फॉर्मूला निकला है वो किस, इस फॉर्मूले के अंदर आपने 1 को पुट किया है, और उससे आपका जो फॉर्मूला निकला है वो क्या निकला है जी, CH4 निकला है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। और अगर आपको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला के अंदर जितने भी हाइड्रोजन है उसको आप ओपन करके खोल के दिखा देते हैं। तो एक ही कार्बन है और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन है, तो आपने चारों तरफ हाइड्रोजन को खोल के दिखा दिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। तो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी याद रखना है, आपने स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी याद रखना है, और अभी आपके पास एक और फॉर्मूला भी आएगा जिसको आप क्या कहते हैं जी, कंडेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो ये मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला सीखा। आप यहाँ पे अब तीसरी बात आप सीख रहे हैं जी, और वो क्या सीख रहे हैं जी, कि आपने स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। सबसे पहले आपने नाम लिखना सीखा, उसके बाद आपने टेट्रावैलेंसी का ख्याल रखना सीखा। तीसरी बात जो आप सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं जी, कि नाम अगर आपको दिया हो तो आप उसका स्ट्रक्चर किस तरह ड्रॉ करेंगे। ये जनरल फॉर्मूला है। 2 कार्बन की बात करें तो 2 को कहते हैं इथ, और अल्केन फैमिली से है तो ये क्या कहलाएगा, इथेन कहलाएगा। तो आप यहाँ पे अगर 2 रखें तो ये C2 हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे 2 रखें तो 2 2 4 + 2, जवाब क्या आ जाएगा, 6। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इथेन का वो है C2H6, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला किस तरह बनाएंगे, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इसका वो क्या है जी, वो इस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले आपने कार्बन, 2 कार्बन थे, दोनों कार्बन बनाए, और सबसे पहले आपने कार्बन और कार्बन को जोड़ा सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड से इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये अल्कीन है। अब आपने जब इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया तो देखिए दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। जब दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई तो बाकी दोनों कार्बन में कितनी वैलेंसियां बची, 3 वैलेंसियां बची। तो उन 3 वैलेंसियों को पूरा करने के लिए आपने क्या लगा दिए, आपने इस पर हाइड्रोजन लगा दिए। तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लग गए, इस तरह इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लग गए। तो ये क्या बन गया, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। अब आप इस कंपाउंड का कंडेंस फार्मूला भी लिख सकते हैं, और कंडेंस फार्मूला लिखने का तरीका ये है जी, आपने हाइड्रोजन ओपन करके दिखाएं, इसको आप कार्बन के साथ लिख दें। तो आपने क्या लिखा है जी, कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तो शो किया, लेकिन हाइड्रोजन को आपने क्या कर दिया, पैक करके लिख दिया कार्बन के साथ। तो ये क्या फार्मूला कहलाता है, ये आपका कंडेंस फार्मूला कहलाता है। तो इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है। इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये आपके सामने है, जिसके अंदर आपने हाइड्रोजन को, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन को ओपन करके दिखाया ताकि आपको वैलेंसी वाजे हो जाए। और ये आपका कंडेंस फार्मूला है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा आप जब केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने जाएंगे, जब हम नोमेनक्लेचर को लिखने जाएंगे, सबसे ज्यादा जो आपका इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा जी, कंडेंस फार्मूला होगा। तो आपने जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो कंडेंस फार्मूले को फोकस करना है। तो ये आपका कंडेंस फार्मूला है जिसके अंदर आप क्या करते हैं जी, हाइड्रोजन को कार्बन के साथ पैक करके लिखते हैं। तो ये CH3 लिखा, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3 लिखा, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है तो हमने क्या लिखा जी, CH3 लिखा। तो ये कंडेंस फार्मूला है किसका, इथेन का। इसी तरह अगर आपके पास 3 कार्बन हो तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपेन कहलाएगा। तो आप N की जगह 3 लिखें, इस तरह इस N की जगह 3 लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 + 2, तो 6 + 2 क्या होता है, 8। तो इसका फार्मूला क्या है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 है। अब आपने क्या करना है जी, अल्केन है, अल्केन से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होगा जी, सिंगल बॉन्ड होगा। तो आपने 3 कार्बन बनाने हैं और हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो ये आपने 3 कार्बन बनाए और हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनाया। अब अगर आप इसको देखें, सिर्फ इस वाले कार्बन को आप फोकस करें जी, तो एक वैलेंसी तो कार्बन से सेटिस्फाई हो गई, 3 वैलेंसी बची हैं जिसको सेटिस्फाई करने के लिए आपने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब आप बीच वाले कार्बन को देखें जी, तो बीच वाले कार्बन के उल्टे हाथ पे भी कार्बन है और उसके सीधे हाथ पे भी कार्बन है, यानी इसका मतलब है इसकी 2 वैलेंसियां कार्बन ने सेटिस्फाई कर दी हैं। अब 4 में से 2 वैलेंसियां बची हैं, तो उसको पूरी करने के लिए आपने इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगा दिए, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। तो देखिए कार्बन की 4 वैलेंसियां पूरी हो गई, 2 कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से।
फिर कॉर्नर वाले पे आ जाए तो ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो 3 वैलेंसी इसकी बची है, तो 3 वैलेंसी किससे आपने पूरी कर दी है, हाइड्रोजन से। अब जब आप इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो ये इसको देखें, इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं, 3, तो CH3। इस कार्बन के साथ कितने H लगे हुए हैं, 2, तो आप लिखेंगे CH2। इस कार्बन के साथ कितने H लगे हुए हैं, 3, तो आप क्या लिखेंगे, CH3। तो ये इसका कंडेंस फार्मूला है, CH3 CH2 CH3, और ये क्या है जी, ये आपका प्रोपेन है। इसी तरह आप आगे आ जाए, और अगर ये 4 कार्बन हो तो 4 को कहते हैं ब्यूट, और क्योंकि एल्केन फैमिली से है तो ये क्या कहलाएगा, ब्यूटेन कहलाएगा। तो यहाँ पे आपने 4 रखना है n की जगह, तो ये C4 हो जाएगा। और अगर आप ये 2n+2 के अंदर आप n की जगह 4 रखेंगे तो 2 4 8 और +2 तो क्या हो जाएगा, 10। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C4H10 होगा। 4 कार्बन बनाने हैं, हर कार्बन के दरमियान आपने क्या बनाना है जी, सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो ये आपने 4 कार्बन बनाए, हर कार्बन के दरमियान आपने सिंगल बॉन्ड बनाया, और फिर आपने देखे कॉर्नर वाले की वैलेंसी को पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ते हैं, तो आपने 3 हाइड्रोजन लगाए। ये आपके लेफ्ट कॉर्नर का हाइड्रोजन है। इस तरह ये आपके राइट कॉर्नर का हाइड्रोजन है, इसकी भी वैलेंसी को पूरा करने के लिए आपने 3 हाइड्रोजन लगाए। और जितने भी बीच वाले कार्बन है, अब आप याद रखिए कि उसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए अगर सिंगल बॉन्ड हो तो कितने हाइड्रोजन लगते हैं, 2 हाइड्रोजन लगते हैं, तो यहाँ हमने 2 हाइड्रोजन लगाए हैं। अब आप इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, तो ये आपने क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोजन है तो CH3, 2 हाइड्रोजन है CH2, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है CH2, और यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो CH3। तो आपने ये इसका कंडेंस फॉर्मूला लिख दिया। कंडेंस फॉर्मूला आपने किस तरह लिखा है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब आप देखें तो आप इसको मजीद कंडेंस कर सकते हैं, और क्योंकि ये नोमेनक्लेचर के अंदर कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ जी। तो ये जो CH2 है ये कहलाता है मिथिलीन ग्रुप, METHYLENE, मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, या इसको मिथिलीन ग्रुप कहते हैं, CH2। तो ये CH2 की यहाँ पे तादाद 2 है, तो इसको ब्रैकेट में करके इसके साथ 2 लिख सकते हैं। तो आप इसका जो कंडेंस फॉर्मूला है, इसको अगर आप मजीद कंडेंस करना चाहें तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, CH3 CH2 जितने भी थे उसको ब्रैकेट के साथ लिख के उसके नीचे आप उसका नंबर लिख दें, और फिर हमने क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया। तो ब्यूटेन को लिखने का कंडेंस फार्मूला एक ये है, और ब्यूटेन को अगर मजीद कंडेंस करना चाहते हैं तो उसको लिखने का एक और फार्मूला ये है कि सारे के सारे मिथिलीन ग्रुप को आप क्या कर दें जी, एक साथ करके उनकी तादाद को लिख दें। तो ये ब्यूटेन के बारे में आपने सीखा। 5 कार्बन को क्या कहते हैं जी, पेंटेन कहते हैं। आप n की जगह 5 रखिए, तो 2 × 5 10 + 2 12, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C5H12। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो आपने 5 कार्बन बनाने हैं, हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड लगाना है, और कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। जिस तरह मैंने बताया, कॉर्नर वाले कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन, और बीच वाले कार्बन की वैलेंसी को सेट करने के लिए आपने 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ते हैं। इसका कंडेंस फार्मूला लिखिए तो क्या होगा जी, CH3 CH2 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 CH3। तो दिस इज द कंडेंस फार्मूला ऑफ पेंटेन। और अगर आप इसको मजीद कंडेंस करना चाह रहे हैं तो मिथिलीन ग्रुप कितने लगे हुए हैं, 3, तो आप इसको एक ब्रैकेट में रखिए और उसके नीचे क्या रखें, लिखें जी, 3 लिखें। तो दिस इज द कंडेंस फार्मूला ऑफ पेंटेन। तो आपने अल्केन के नाम लिखना सीखा सिंपल अप्रोच से आपने, कि आप अल्क के साथ, अल्क आपके नंबर ऑफ कार्बन है, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान पूरी की पूरी चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा तो आप क्या लगाएंगे, ANE लगाएंगे। तो अल्क आपके कार्बन की काउंटिंग है, और ANE किसकी वजह से है, इसकी सैचुरेशन की वजह से, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से है। तो आपने शुरू के 5 कार्बन के नाम लिखना सीखे और उनके स्ट्रक्चर बनाना सीखे। इसको हम समराइज करते हैं जी। तो मीथेन इसका आईयूपैक नेम है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और कंडेंस फार्मूला इसका वही है जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इथेन, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, structural formula, and this is the condensed formula. Propene, molecular formula, structural formula, and condensed formula. Butane, ब्यूटेन को 2 तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको सिखाया कि मिथिलीन ग्रुप को आपने क्या किया, इसको आपने 2 थे तो इसको आपने एक ही बार लिखा और उसके नीचे आपने 2 लगा दिया, और इस तरह पेंटेन। तो ये आपके सामने है जी, ये 5 मेंबर्स, इन 5 मेंबर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जो CnH2n+2 से आपने निकाले हैं, ये इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं और ये इनके कंडेंस फॉर्मूले हैं। तो कार्बन तो आप क्या बढ़ रहा है जी, चेन के अंदर एक एक कार्बन का इजाफा हो रहा है, और एक एक कार्बन के इजाफे होने से
आपने वैलेंसीज को किस तरह सेटिस्फाई करना है। कॉर्नर वाले कार्बन की वैलेंसी क्या होती है जी, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन और अंदर वालों को 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ते हैं। तो ये आपके सामने पूरी चार्ट है, इस चार्ट को बहुत फोकस कीजिएगा ताकि आपको इनके नाम लिखना और इनके स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने आ जाए। तो ये आपने अल्कीन के बारे में पढ़ा। अब बिल्कुल इसी तरह हम पढ़ने जाएंगे जी अल्कीन के बारे में। तो अल्क के साथ अगर आप ई एन ई लगा दे, और ई एन ई दोबारा से क्या है जी, ये आपका सफिक्स है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका अल्कीन कहलाएगा। और अल्कीन की खास पहचान क्या है जी, कि ए एन ई कब लगाएंगे और ई एन ई कब लगाएंगे। तो ए एन ई तो अब आपको वाजे हो गया होगा जी, कि एक जो चेन है यानी जो कार्बन है, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होंगे तो ए एन ई लगेगा। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है, किसी एक कार्बन के दरमियान भी, यानी अगर 5 कार्बन की चेन है और उसमें से एक, उसके अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो, तो वो क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। और जब भी डबल बॉन्ड लगा होता है तो इसको आप क्या कहते हैं, ईन कहते हैं, ई एन ई कहते हैं। यानी अल्क के साथ आप क्या लगाते हैं, ई एन ई लगाते हैं। याद रखिएगा कि जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो आप ए एन ई लगाते हैं, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो आप क्या लगाते हैं, ई एन ई लगाते हैं। दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यही काम हम करने जा रहे हैं। दोबारा से गिनती करते हैं, और अब जो गिनती करेंगे उसके अंदर आप ए एन ई नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, ई एन ई लगाएंगे। तो अगर एक कार्बन है, और पहचान क्या होगी, पहचान ये होगी जी कि चेन के अंदर कम से कम एक कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो वो इस पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर को चेंज कर देगा, और वो सैचुरेटेड से क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये क्या कहलाएगा, ईन कहलाएगा। तो अगर एक कार्बन, तो एक कार्बन, क्योंकि मैंने क्या बताया, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसका मतलब है इसका, इस अल्कीन का पहला मेंबर नहीं है, क्योंकि शर्त क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना। तो कार्बन कार्बन का मतलब कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए। तो ये दूसरे मेंबर से शुरू होता है। तो 2 कार्बन तो क्या कहलाएगा, ईथीन। 3 कार्बन हो तो क्या कहलाएगा, प्रोपीन। 4 कार्बन हो तो क्या कहलाएगा, ब्यूटीन। 5 कार्बन तो पेंटीन। 6 कार्बन हेक्सीन। 7 कार्बन हेप्टीन। 8 कार्बन ऑक्टीन। 9 कार्बन नॉनीन। और 10 कार्बन क्या कहलाएगा, डेकीन कहलाएगा। ठीक है जी। तो ये आपने इन अल्कीन्स के बारे में पढ़ा। ये प्रैक्टिस क्यों कराई जा रही है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है जी कि आपको ये ग्रीक न्यूमेरल्स आ जाए। ये बार बार कराने का मकसद और इस तरह से पढ़ाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि आपको ये याद हो जाए। अच्छा जी, जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है जी, CnH2n है। अब इसका ख्याल रखना है, अल्कीन का क्या था, CnH2n+2 था। अल्कीन का क्या है, यानी डबल बॉन्ड वाले का क्या है जी, CnH2n है। अब आपने क्या किया, अब अगर एक कार्बन, अच्छा एक कार्बन मैंने आपको बता चुका जी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तो इसका मतलब है फर्स्ट मेंबर नहीं होता है। इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है जी, उसके अंदर कम से कम 2 कार्बन होते हैं। तो आप एन की जगह 2 रखिए, और इसकी जगह 2 रखेंगे तो 2 2 सा क्या होता है जी, 2 2 सा 4 होता है। तो जो इसको क्या कहते हैं, इसको इथीन कहते हैं, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी, C2H4 है। अब जब मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करूंगा तो आपने सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले आप 2 कार्बन बनाइए। 2 कार्बन है जी, और सबसे पहले 2 कार्बन बनाने के बाद सबसे पहले वाले कार्बन के साथ ही अपने ऊपर लाजिम कर लें आप, सबसे पहले वाले कार्बन के साथ आप क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है जी। और डबल बॉन्ड लगाने के बाद फिर आप कार्बन की वैलेंसी को पूरा करेंगे, ये मैं आपको सिखाता हूँ जी। तो आपने क्या बनाया, 2 कार्बन बनाए, दोनों कार्बन के साथ आपने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिए। देखिए कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो आपने जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगा दिए तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो दो वैलेंसियां दोनों कार्बन की क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब एक एक वैलेंसी बची है, इस एक एक वैलेंसी को पूरा करने के लिए आपने दोनों कार्बन के साथ क्या लगा दिए, 2 2 हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये क्या है जी, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब अगर आप इसको कंडेंस करके लिखना चाहते हैं तो आप किस तरह लिखेंगे कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको आप कार्बन के साथ लिख दें। तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, और इन दोनों के दरमियान क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो CH2 ये क्या है जी, इस इथीन का कंडेंस फार्मूला है। इसी तरह अगर आपके पास 3 कार्बन हो तो वो क्या कहलाएगा, प्रोपीन कहलाएगा। और प्रोपीन का जो फार्मूला है वो है जी C3H6।
आपने क्या करना है जी, 3 कार्बन बनाए और पहले वाले कार्बन के दरमियान क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब आप वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर दें जी। तो आपने 2 वैलेंसियां इस कॉर्नर वाले कार्बन की पहले से सेटिस्फाई हैं, 2 बची हैं इसलिए 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस बीच वाले कार्बन को देखिए तो डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड की वजह से इसकी 3 वैलेंसियां सेटिस्फाइंग है, एक वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए इसके साथ एक हाइड्रोजन लगाया। और कॉर्नर के आप साथ देखें तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो आपने सिंगल बॉन्ड का मतलब 4 में से एक वैलेंसी से सेटिस्फाई हुई है, तो बाकी 3 को आपने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो शुरू में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाद में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये आप कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे जी, इसका कंडेंस फार्मूला लिखा करेंगे। आपने क्या लिखना है, इस वाले कार्बन के पास CH2 लिखेंगे, इसके साथ CH आएगा, इसके साथ CH3 आएगा, तो ये देखें ये कंडेंस फार्मूला है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अभी आप अपनी आदत बनाएं कि जो पहले वाला कार्बन है और लेफ्ट वाला कार्बन है उसी के साथ आपने क्या लगाना है जी, डबल बॉन्ड लगाना है। तो अगर 4 कार्बन हो और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो इसको कहते हैं ब्यूटीन। तो ब्यूटीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C4H8, 4 और 2n 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, तो C4H8 ये ब्यूटीन का फार्मूला है। 4 कार्बन बनाने हैं और शुरू में जो लेफ्ट वाला पहला कार्बन है उसके दरमियान आप डबल बॉन्ड लगा लें, बाकी कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर दें। ठीक है जी, तब यहाँ पे आप देख लें, ये 2 तो आप पहले सीख चुके। अब इस कार्बन को देखें जी, तो इस कार्बन में 2 सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये है कि 2 वैलेंसियां पूरी हैं, तो इसके साथ क्या लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है जी, तो इसका जो कंडेंस फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो ये हमने कंडेंस फार्मूला लिखा, CH2 CH CH2 एंड CH3। इसी तरह अगर आप बात करें किसकी जी, 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन को क्या कहेंगे, पेंटीन कहेंगे, और फार्मूला क्या होगा, C5H10 होगा। 5 कार्बन बनाने हैं, लेफ्ट वाले पहले कार्बन पे आपने डबल बॉन्ड लगाना है और बाकी तमाम के साथ सिंगल बॉन्ड लगा के कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर देना है। तो इसका जो कंडेंस फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा जी, CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे देखिए CH2 अब आपके पास 2 आ गए, तो अब आप इसको मजीद कंडेंस कर सकते हैं और अब आप क्या लिखेंगे, एक CH2 लिखेंगे और उसके साथ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये अगला तरीका है पेंटीन के फॉर्मूले को लिखने का। अब हम इसको समराइज करने जा रहे हैं जी। पहला मेंबर नहीं होता, तो दूसरा मेंबर है, 2 कार्बन की वजह से इसको इथीन कहते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना शर्त है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड भी हो पूरी की पूरी चेन के अंदर तब भी ये इन कहलाएगा और अल्कीन फैमिली का मेंबर कहलाएगा। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n, ये आपका जनरल फार्मूला है। इसी तरह प्रोपीन, इसी तरह ब्यूटीन और इसी तरह पेंटीन। तो इस चार्ट का बहुत ख्याल रखिएगा। तो इस चार्ट से आपको तमाम के तमाम जो शुरू के 4 मेंबर्स हैं, क्योंकि पहला कार्बन वाला अल्कीन के अंदर शामिल नहीं होता, तो शुरू के 4 मेंबर्स के नाम किस तरह लिखे जाएंगे, तो बड़ा सिंपल है, अब आपको यकीनन समझ में आ रहा होगा, याद भी हो गया होगा, इथ प्रोप ब्यूट इन। जो दूसरा फोकस करें वो आप इसके कंडेंस फार्मूले को लिखने का तरीका सीखें। और अगली बात जो फोकस करें कि जी सिंगल बॉन्ड आएगा तो आपने ANE लगाना है और डबल बॉन्ड आएगा तो आपने क्या लगाना है, ENE लगाना है। तो इस चार्ट को जरा फोकस कीजिएगा आप लोग। अच्छा जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी अल्क के साथ YNE कब लगाना है, और अगर अल्क के साथ YNE लगाया जाए तो ये क्या कहलाता है, अल्काइन कहलाता है। तो आप देखिए जिस तरह अल्कीन पढ़ा आपने, बिल्कुल उस तरह आपका अल्कीन भी है और बिल्कुल उस तरह आपका अल्काइन भी है, और आगे भी जो आप पढ़ेंगे आखिर तक वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं। इसमें अहम चीज क्या है जी, आपको सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो आपके लिए है वो क्या है जी, अल्क को याद रखना। अल्क क्या है, ये आपकी काउंटिंग है, ये काउंटिंग इंतहाई अहम है इन तमाम चीजों को कवर करने के लिए। उसके बाद कुछ नई नई चीजें आती जाएंगी और उसमें इजाफा होता जाएगा और खुद ब खुद आपके नोमेनक्लेचर की नॉलेज क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो YNE कब लगाते हैं जी, ये YNE आप उस वक्त लगाते हैं जी कि कार्बन आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो आपका अनसैचुरेटेड हो। देखिए सिंगल बॉन्ड के अलावा 2 ही बॉन्ड पॉसिबल हैं, 4 बॉन्ड नहीं होते कार्बन कार्बन के दरमियान, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर डबल बॉन्ड है तो वो भी अनसैचुरेटेड है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी अनसैचुरेटेड है।
लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जो सफिक्स इस्तेमाल किया जाता है वो YN इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज डबल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से मुख्तलिफ होती हैं। तो ये एक अलग फैमिली है, ठीक है जी। तो अब आपने क्या सीखा, आज आपने ये तीसरी बात सीख ली कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आएगा तो आप इसको क्या कहेंगे, ANE कहेंगे। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा तो इसे आप क्या कहेंगे, ENE कहेंगे, यानी अल्कीन कहलाएंगे ये। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो आपने जो सफिक्स इस्तेमाल करना है वो है YNE, और ये क्या कहलाएंगे, अल्काइन कहलाएंगे। तो हम अल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। एक बार फिर हम देखते हैं, इस काउंटिंग को सीखते हैं जी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। पहला मेंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए। तो 2 कार्बन होंगे तो आप कहेंगे इसे, और कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, चेन के अंदर एक भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप इसको क्या कहेंगे, इथाइन कहेंगे। 3 कार्बन होंगे तो प्रोपाइन कहेंगे, 4 तो ब्यूटाइन, 5 पेंटाइन, 6 हेक्साइन, 7 हेप्टाइन, 8 ऑक्टाइन, 9 नोनाइन और 10 डेकाइन। तो आपने यहाँ पे एक बार फिर से गिनती करना सीखी, फ्रॉम 2 कार्बन टू 10 कार्बन फॉर अ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड, जिसका सफिक्स क्या है जी, YNE है। और ये क्या कहलाते हैं, ये आपके अल्काइंस कहलाते हैं। तो जनरल फार्मूला इनका क्या है जी, जनरल फार्मूला इनका है जी CnH2n-2। अल्केन का फोकस करें तो CnH2n+2 था। अल्कीन का देखें, डबल बॉन्ड वाले का देखें तो CnH2n था, 2 कम हो गए और 2 हाइड्रोजन कम हो गए। और उसके बाद आप अल्काइन का देखें तो ये है जी CnH2n-2, मजीद 2 हाइड्रोजन कम हो गए, ठीक है जी। तो अगर 2 कार्बन और कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये क्या कहलाएगा, इथाइन। इथ 2 की वजह से, YNE ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। तो जनरल, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है जी, n की जगह आप 2 रख दें तो 2 to the 4 -2 जवाब क्या आता है, 2। तो C2H2 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब जब आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है तो देखिए, सबसे पहले आपने 2 कार्बन ड्रॉ करने हैं। 2 कार्बन बनाने के बाद आपने सबसे पहले काम क्या करना है, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। उसके बाद वैलेंसी को पूरा करना है। तो जब आपने कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया तो कार्बन की 4 में से 3 वैलेंसियां वैसे सेटिस्फाई हो गई, और अब एक एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपने क्या लगा दिया जी, हाइड्रोजन लगा दिया। इसको कंडेंस करके लिखेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसका कंडेंस फार्मूला हो जाएगा। तो दिस इज द कंडेंस फार्मूला, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये H आप HC लिखें या CH लिखें, बात एक ही है। अगर 3 कार्बन होंगे तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपाइन कहलाएगा। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा आप इस फार्मूले से निकाल लीजिएगा, ये बनेगा C3H4। अब आपने 3 कार्बन बनाने हैं और लेफ्ट हैंड साइड के पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगाने हैं, और उसके बाद आपने कार्बन की वैलेंसियां पूरी कर देनी है। तो आपने क्या किया है जी, ये आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाया पहले वाले कार्बन पे, तो इस कार्बन की, पहले वाले कार्बन की 3 वैलेंसियां सेटिस्फाई हो गई। तो आपने यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा के इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी। इस बीच वाले कार्बन को आप देखिएगा जी, तो 3 वैलेंसियां इस कार्बन से सेटिस्फाई हैं और एक वैलेंसी राइट हैंड साइड वाले कार्बन सेटिस्फाई है। तो चारों वैलेंसियां इसके सेटिस्फाई हैं, तो कोई हाइड्रोजन इसके साथ नहीं लगेगा। और कॉर्नर वाले के साथ देखें तो जी, तो इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाई है, इसलिए इस पे 3 आपने हाइड्रोजन लगाए हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपाइन। अब आपने इसका कंडेंस फार्मूला लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे जी, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये इसका कंडेंस फार्मूला है जो मैंने आपको बताया। इसी तरह अगर 4 कार्बन हो तो ये क्या कहलाएगा, ब्यूटाइन कहलाएगा। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C4H6। तो 2 4 8 -2 6 आ गया, C4H6। क्या करना है जी, 4 कार्बन बनाने हैं और लेफ्ट हैंड साइड के पहले कार्बन पे आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाना है और उसके बाद बाकी कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। तो ये आप सीख चुके हैं, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं जी। कंडेंस फार्मूला लिखने जा रहे हैं जी। तो CH3 लिखा, C लिखा, CH2 एंड CH3। तो 5 कार्बन हो तो क्या कहलाएगा, पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से YNE, तो ये क्या कहलाएगा, पेंटाइन कहलाएगा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H8। 5 कार्बन बनाने हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले पहले कार्बन पे आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, बाकी कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना है। ये हमने वैलेंसी को पूरा कर दिया। कंडेंस फार्मूला लिखने जा रहे हैं, आपने लिखा CH2 2 दफा आ रहा है तो आपने इसको एक बार लिख सकते हैं। तो दिस इज द कंडेंस फार्मूला ऑफ पेंटाइन। समराइज कर रहे हैं जी, पहला मेंबर नहीं होता,
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस इज इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड फाइनली पेंटाइन। तो इस चार्ट को भी आप बहुत फोकस कीजिएगा, बिल्कुल अल्कीन की तरह ये भी, लेकिन इसमें खास बात क्या है जी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला है। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को आपने पढ़ा, तो इसके अंदर आपने जो सबसे अहम चीज जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है जी कि आप एक तो इसको गिनती को फोकस करें, मिथ से लेकर डैक तक। दूसरा किस बात को फोकस करें, कार्बन की वैलेंसी को फोकस करें जी कि कार्बन की 4 वैलेंसियां किस तरह सेटिस्फाई करनी है, और सिंगल बॉन्ड किस बात, अगर जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो कार्बन की वैलेंसियां किस तरह सेटिस्फाई होंगी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक रेडिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये इस लेक्चर का आखिरी आखिरी टॉपिक है जी, और इसकी इंतहाई ज्यादा आपको जरूरत पड़ती है नोमेनक्लेचर के अंदर, तो इसको तो आप बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। अब ये जी है अल्काइल रेडिकल। अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। तो अल्क के साथ आपने क्या लगाना है, वाई एल सफिक्स लगाना है। और रेडिकल इसलिए कहते हैं जी क्योंकि एक कॉर्नर वाले कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए क्या कहलाता है, ये रेडिकल कहलाता है, यानी एक हाइड्रोजन की कम होता है जी। तो ये अल्काइल रेडिकल है जी। अल्काइल रेडिकल होता क्या है जी, जो अल्केन है उससे ड्राइव होता है, यानी ये अल्केन से बनता है। तो अगर आप अल्केन के अंदर से, और अल्केन का जनरल फॉर्मूला आर एच है, तो अगर आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्काइल रेडिकल। ठीक है जी। तो अल्केन का मतलब क्या है जी कि अल्काइल रेडिकल के अंदर एक हाइड्रोजन अगर आप ऐड कर दें तो ये बन जाता है अल्केन। अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये क्या बन जाता है, अल्काइल रेडिकल बन जाता है। ये रेडिकल इसलिए बनता है जी कि ये जो हाइड्रोजन निकाला है, इस हाइड्रोजन के बाद इस हाइड्रोजन की जगह कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप आके अटैच होता है, जिसके बाद फिर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। तो ये आप आगे के लेक्चर्स में पढ़ लेंगे जी कि फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं। अभी आपका फोकस क्या है जी, रेडिकल पे फोकस करना है जी कि ये रेडिकल क्या है। ये रेडिकल लॉन्ग चेन का पार्ट भी होता है। तो ये लॉन्ग चेन का पार्ट कब होगा जी, कि जब इसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये कार्बन के साथ अटैच हो सकेगा। तो अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो वो क्या कहलाता है, अल्काइल रेडिकल कहलाता है। तो वाई एल रेडिकल ये आपने लगाना है किसके साथ, अल्क के साथ। तो मेरे साथ इसको रिपीट कीजिएगा। तो 1 अगर एक कार्बन होगा तो ये क्या कहलाएगा, मिथाइल रेडिकल। 2 कार्बन होंगे तो इथाइल रेडिकल। 3 कार्बन तो प्रोपाइल रेडिकल। 4 कार्बन ब्यूटाइल रेडिकल। 5 कार्बन पेंटाइल रेडिकल। 6 कार्बन हेक्साइल रेडिकल। 7 कार्बन हेप्टाइल रेडिकल। 8 कार्बन ऑक्टाइल रेडिकल। 9 कार्बन नोनाइल रेडिकल। और फाइनली 10 कार्बन डेकाइल रेडिकल। एक बार फिर बता दूं जनाब, ये बार बार इसको दोहराने का मकसद क्या है जी, ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको ये पक्का हो जाए। अगर आपको ये बातें पक्की हो गई तो आपके लिए आगे नोमेनक्लेचर खुद ब खुद आसान होते जाएंगे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा आपको टाइम देना है, तो उसके बाद फिर आपके लिए नोमेनक्लेचर कोई मुश्किल नहीं रहेंगे। तो जनरल फार्मूला क्या है जी, अल्केन का जनरल फार्मूला अपने दिमाग में लेके आइए। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। मैंने क्या बताया जी, अल्केन अल्काइल रेडिकल में सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन का फर्क है, तो +2 लगा हुआ था, यहाँ पे आपने +2 नहीं बल्कि क्या लगाना है, +1 लगाना है। यानी एक कार्बन ऐसा है जिसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको आप खाली बॉन्ड से शो करेंगे, उसके साथ आपने हाइड्रोजन नहीं लगाना। तो अगर आपने अल्केन बहुत अच्छा सा समझ लिया है तो आपके लिए अल्काइल रेडिकल मुश्किल नहीं है। तो अगर एक कार्बन है तो ये क्या कहलाएगा, मिथाइल रेडिकल कहलाएगा। और मिथाइल रेडिकल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी, CH3। और देखिए ये जो मैंने डैश लगाया है ये बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये रेडिकल है, ये अब किसी भी, ये अगर हाइड्रोजन के साथ अटैच जाएगा तो ये मीथेन बन जाएगा, और अगर ये किसी चेन के साथ अटैच होगा तो फिर ये क्या कहलाएगा, मिथाइल रेडिकल कहलाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है कि आपने कार्बन की 3 वैलेंसियों को सेटिस्फाई कर दिया, एक वैलेंसी को छोड़ दिया जो बाद में किसी लॉन्ग चेन के साथ जब भी अटैच होगी या किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होगी तो ये कार्बन की आखिरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अभी इस रेडिकल के अंदर कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, जो आपने एक वजह से छोड़ी है जो मैंने आपको बताई। तो दिस इज मिथाइल रेडिकल। इसी तरह क्या हो जाएगा, इथाइल रेडिकल। 2 कार्बन वाला रेडिकल होगा तो इथाइल रेडिकल। तो इसका फॉर्मूला क्या है जी, C2H6। कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, आपने क्या करना है,
कॉर्नर वाले अपनी आदत बनाएं कि लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन की वैलेंसी को छोड़ दें और एक वैलेंसी को छोड़ दें और बाकी तमाम कार्बन की वैलेंसियों को पूरा कर दें। तो आपने इसकी एक वैलेंसी छोड़ दी, एक वैलेंसी ये है जी, तो 4 में से एक वैलेंसी आपने छोड़ दी है, एक वैलेंसी कार्बन के साथ पूरी है, इस कार्बन की आपने 4 की बजाय 3 वैलेंसियां पूरी करनी है, बाकी तमाम की आपने चारों वैलेंसियां पूरी करनी है। तो आपने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाने की बजाय 2 हाइड्रोजन लगाए और बाकी आपने वही काम करना है जी। इसको आप पैक करके लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, बॉन्ड शो करेंगे CH2CH3। तो CH2CH3 ये क्या कहलाता है, इथाइल रेडिकल कहलाता है। बहुत ज्यादा इसको आप फोकस करें अल्काइल रेडिकल को, क्योंकि आगे आपके नोमेनक्लेचर के अंदर ये रेडिकल इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसी तरह प्रोपाइल रेडिकल, तो 3 कार्बन हो तो क्या कहलाएगा, ये प्रोपाइल रेडिकल कहलाएगा और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C3H7। 3 कार्बन बनाने हैं, लेफ्ट वाले कार्बन की एक वैलेंसी को छोड़ देना है और बाकी तमाम कार्बन की वैलेंसी को पूरी कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, बॉन्ड CH2CH2CH3। आपने क्या लिखा, बॉन्ड CH2CH2CH3। तो इन देखें, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप इसको मजीद कंडेंस नहीं कर सकते। ये कॉर्नर वाला मिथिलीन और इस वाले मिथिलीन में फर्क है। ये वाले मिथिलीन की दोनों वैलेंसियां पूरी हैं जबकि इस वाले मिथिलीन की एक वैलेंसी पूरी नहीं है। तो ये दोनों एक नहीं है, इसलिए ये मजीद कंडेंस नहीं होगा। ये इसी तरह लिखा जाएगा CH2CH2 एंड CH3। अब हमने क्या लिखना है, 4 कार्बन हो तो ये क्या कहलाएगा, ब्यूटाइल रेडिकल कहलाएगा और फॉर्मूला इसका मॉलिक्यूलर है C4H9। 4 कार्बन बनाने हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले एक कार्बन की वैलेंसी को छोड़ के बाकी तमाम कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दें। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH2 वैलेंसी के साथ CH2CH2CH3। अब ये दो मिथिलीन ग्रुप एक जैसे हैं, अब आप इनको कंबाइन करके कंडेंस करके लिख सकते हैं। तो आपने इसको लिख दिया। इसी तरह अगर 5 कार्बन हो तो क्या कहलाएगा, पेंटाइल रेडिकल कहलाएगा और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H11। 5 कार्बन बनाने हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन की एक वैलेंसी को खाली छोड़ के बाकी तमाम कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर देना है। कंडेंस फॉर्म की फॉर्म में लिखा आपने CH2 वैलेंसी के साथ और बाकी CH2 की दोनों वैलेंसियां पूरी हैं और CH3, इन्हें आप कंडेंस कर सकते हैं। तो आपने क्या लिखा, CH2 के साथ ये 3 है इसलिए आपने इसको 3 लिख दिया। CH3 ख्याल रखिएगा इस CH2 को आप इसके साथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये जो मिथिलीन ग्रुप है जो बीच के अंदर आ रहे हैं और ये जो कॉर्नर के अंदर आ रहा है इसमें फर्क है। इसको समराइज करते हैं जी। तो मिथाइल रेडिकल जब आपके सामने है, इथाइल रेडिकल, प्रोपाइल रेडिकल, ब्यूटाइल रेडिकल एंड पेंटाइल रेडिकल। तो इस चार्ट को भी बहुत ज्यादा फोकस करें ताकि आपको रेडिकल्स की पहचान हो जाए। अब जो हमने पढ़ा जी, तो आज हमने 4 चीजें पढ़ी हैं जी। एक अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल रेडिकल, इनके बारे में पढ़ा है, इनके नाम लिखना सीखे हैं, इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखे हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं जी और उसके बाद फिर हमारा हमारा ये लेक्चर एंड हो जाएगा जी। तो ये अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आपने इसका नाम लिखना है। अब आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो अब आपने क्या करना है जी, आपने क्या देखना है जी, सबसे पहले का आपने देखना है कि आपको गिनती आनी चाहिए। तो कितने कार्बन है, 5 कार्बन हैं और 5 कार्बन को क्या कहते हैं, फौरन दिमाग में आना चाहिए, पेंट, PENT। तो दूसरी बात आपने क्या देखनी है कि भाई डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ये रेडिकल है। तो आपने क्या देखा, हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो ये है एन, ANE। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। दूसरा सवाल आपके सामने, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, BUT। और देखा आपने कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, अभी कॉर्नर पे नहीं है, अभी हमें इसको नंबरिंग का भी हम नहीं कर रहे जी, हम आगे वाले लेक्चर्स में सीखेंगे जी कि नंबरिंग क्या होती है और रूल्स क्या होते हैं, क्योंकि आज हमने कोई रूल्स नहीं पढ़े। आज हमने बस और सिर्फ नाम को देख, स्ट्रक्चर को देख के नाम लिखना सीखा है और नाम को देख के स्ट्रक्चर लिखना सीखा है और इसी की आपने प्रैक्टिस करनी है जी। तो ये डबल बॉन्ड की वजह से क्या कहलाएगा, इन, और 4 कार्बन की वजह से ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। अब ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 4 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं YNE, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। 3 कार्बन है तो प्रोप और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है
तो एन यानी इसका नाम क्या है, प्रोपेन। हम दूसरी तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। अब हमने ब्यूटाइन बनाने जाना है, यानी मैं आपको नाम दे दिया, और नाम देने के बाद अब आपने स्ट्रक्चर लिखना है जी। तो किस तरह स्ट्रक्चर लिखेंगे? ब्यूटाइन का मतलब है जी, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन। सबसे पहले आपने 4 कार्बन ड्रॉ करने चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, वाई एन ई से आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड। अपनी आदत बनाएं कि आपने ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाने हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले वाले कार्बन पे ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए और कार्बन की वैलेंसियां पूरी कर दीजिए। तो ये इसका फॉर्मूला है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3, दिस इज ब्यूटाइन। प्रोपीन बनाना है, प्रोप का मतलब 3, ई का मतलब डबल बॉन्ड। लेफ्ट हैंड साइड वाले पहले कार्बन पे आप डबल बॉन्ड लगाएं, बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दें। सो दिस इज द फॉर्मूला, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। हेक्सेन बनाना है, हेक्स का मतलब 6, तो 6 कार्बन बनाने हैं। एन का मतलब हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसियां पूरी कर दें। तो दिस इज द फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, सारे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड लगाया है और हर कार्बन की वैलेंसी पूरी है। आपने बनाना है हेप्टाइन, हेप्ट का मतलब 7 और वाई का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे? मैंने कहा जी जब तक अब आपको मजीद रूल नहीं दिए जाते तो आपने ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाने हैं, पहले वाले कार्बन पे लगाना है और बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे लगाना है। तो आपने 7 कार्बन बनाए और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले कार्बन पे लगाया। सो दिस, और बाकी तमाम कार्बन की वैलेंसियां पूरी कर दें। तो दिस इज 7 कार्बन लॉन्ग चेन और पहले कार्बन के दरमियान हमने क्या लगाया जी, ट्रिपल बॉन्ड लगाया। तो दिस इज हेप्टाइन। तो आज के लेक्चर के अंदर आपने ग्रीक न्यूमेरिकल, जो हमारा टॉपिक था, तो बुनियादी तौर पे हमारा टॉपिक तो यही था कि जी कि हमने ग्रीक न्यूमेरिकल्स को सीखना था और न्यूमेरल्स को सीखना था कि आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती आ जाए। लेकिन उसके साथ साथ आपने और भी बहुत कुछ सीखा। और आपने क्या सीखा जी, कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल रेडिकल के बारे में पढ़ा। और आपने क्या पढ़ा जी, कि इनके साथ ग्रीक न्यूमेरल्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद आपने ये सीखा जी कि डबल सिंगल बॉन्ड हो तो ANE कहते हैं उसको, डबल बॉन्ड हो तो ENE कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो YNE कहते हैं। और अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है। अब आपने क्या करना है, अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस किस तरह करनी है जी, कि आपको 2-3 बातें आपने इस लेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा याद रखनी है। एक, ग्रीक न्यूमेरिकल्स को याद रखना है कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती आपको आ जाए, यानी मिथ से लेकर डेक तक की गिनती जबानी आ जाए। कि कोई अगर आपसे कहे कि जी 6, तो आपके फौरन आप कहें जी कि 6 को हेक्स कहते हैं। 8, तो आपको फौरन आपके दिमाग में आ जाएगी 8 को ऑक्ट कहते हैं। और 2 को इत कहते हैं। इस तरह से आपने फोकस करना है। दूसरा, आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए कि ANE का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। YNE का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइल रेडिकल क्या है जी, अल्केन में से एक हाइड्रोजन का कम होना। तो ये तमाम इसको आपको आना चाहिए। अगली चीज आपको क्या आनी चाहिए जी, कि आपको नाम देखकर स्ट्रक्चर लिखना आ जाए जी। कि पेंटेन का मतलब है जी 5 कार्बन और हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। पेंटीन का मतलब क्या है जी, 5 कार्बन और कम से कम एक कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। तो इस तरह आपने फोकस करना है। आज के लेक्चर को जरा आप और देखें जी। अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आया तो ये लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा, उसको आप बार बार देखें ताकि आपको आगे के लेक्चर समझना आसान हो जाए। आज हमने सिर्फ और सिर्फ आईयूपैक के बारे में पढ़ा कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर होते क्या हैं, और आपको बिल्कुल सिंपल आपकी फाउंडेशन बनाई गई है। इसके अंदर हमने कोई टेक्निकल बात नहीं पढ़ी है जी। ठीक है जी, कोई रूल्स आपको नहीं दिए गए हैं, लेकिन अगले लेक्चर से आपके पास रूल्स आ जाएंगे। तो उन रूल्स को संभालने के लिए, उन रूल्स को समझने के लिए, उन रूल्स को आसानी से अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है जी, आपको ये जो फाउंडेशन आपको जो आपकी बनाई गई है, ये जो बेस बनाई गई है, इसको बहुत फोकस करें ताकि आपको आगे आगे वाला लेक्चर समझना आसान हो जाए। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो इंतहाई अहम है, और उसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन के अंदर जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है ये सीखेंगे। और ना सिर्फ ये सीखेंगे, बल्कि ये जो आपने अल्काइल रेडिकल्स पढ़ी हैं, ये अल्काइल रेडिकल्स कितने किस्म के होते हैं, इनकी टाइप्स को सीखेंगे। और उसके बाद अल्काइल रेडिकल को पहचानना और उनके नाम
खास तौर पर कॉमन नेम जो स्टूडेंट को इंतहाई परेशानी होती है और ये कोर्स के आखिर तक परेशानी रहती है जी कि कॉमन नेम लिखना नहीं आता, आईयूपैक पे कमांड हो जाता है तो कॉमन नेम लिखना भूल जाते हैं, कॉमन पे कमांड होता है तो आईयूपैक पे कमांड नहीं होता। तो हमारी जो कोशिश है वो ये है जी कि कॉमन नेम और आईयूपैक नेम को आप दोनों को साथ लेके चलें ताकि आपको दोनों पे कमांड हो जाए। तो जो अगला लेक्चर है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है जी, जिसके अंदर हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना सीखेंगे और इसके साथ आप रेडिकल्स को सिलेक्शन को सीखेंगे और खास तौर पे रेडिकल्स के कॉमन नेम को लिखना सीखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।